क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विजयनगर किंगडम या विजयनगर साम्राज्य के बारे में। इसको समझने के लिए पहले ये मैप देखो। ये भारत का मैप है 1300 एडी में। तो दक्षिण भारत में आप देख रहे हो कितने छोटे छोटे किंगडम थे, काकातिया, होयसाला, पांड्या, चोला। और 1400 एडी में अगर आप मैप देखो तो वो कुछ ऐसा लगता था। सारे यूनाइट होकर एक विजयनगर किंगडम बन गया। और इस वक्त भारत के बहुत ज़्यादा यहाँ प्रॉस्पेरिटी हुई थी, शांति का माहौल था, ट्रेड बहुत फूल फल रहा था, लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी और आर्ट एंड कल्चर पे बहुत फोकस था। और इसको भारत का एक ग्लोरियस चैप्टर, एक ग्लोरियस पन्ना माना जाता है। तो चलो आज हम इसको देखते हैं। जब ये किंगडम ख़त्म हो गई तो लोग यहाँ से चले गए और धीरे 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 इस पर मिट्टी की परतें जमती रही। जो फोर्ट्स वगैरह थी वो सब टूट फूट गई और वो मिट्टी में धंसने लगी। इसको फिर से आविष्कार करने का श्रेय कुछ लोगों को जाता है। सबसे पहले सर कॉलिन मैकेंजी 1850s में ये भारत के सर्वेयर जनरल थे। तो इस क्षेत्र का, जहाँ विजयनगर किंगडम था, उस क्षेत्र का नाम अभी दिया था हम्पी। तो वहाँ वो आए उसकी सर्वेक्षण करने और उन्होंने देखा बड़े बड़े किलों के दीवारें हैं और कुछ महलों के जो पीसेस हैं, शिलाओं पे बहुत कुछ लिखा ऐसे ऐसे इनको मिल रहे हैं। तो वो उसके बारे में बड़े एक्साइटेड हो गए और वो वहाँ एक विरूपाक्ष मंदिर, बहुत पुरानी मंदिर है, उसके पुजारियों से मिले। उनसे उन्होंने यहाँ का इतिहास लिया और वो इतने एक्साइटेड थे कि उस वक्त जो पर्यटक आए थे भारत में, जैसे निकोलो कॉन्टी इटली से आए थे, जैसे अब्दुल रज़ाक पर्शिया से आए थे, डोमिंगो पेज पोर्चुगल से आए थे, इन्होंने जो लेख छोड़े थे इनको भी वो पढ़ के विजयनगर के बारे में जानकारी लेने लगे। जब इनके बारे में लोगों को और पता चला तो एपिग्राफिस्ट्स जो शिलालेख पढ़ते हैं, ऐसे बहुत लोग आने लगे और वो फोटोग्राफ्स भी लेने लगे उस वक्त। पर इसका जो मेन काम हुआ वो हुआ 1900 के बाद। सर जॉन मार्शल उस वक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने यहाँ एक्सटेंसिव खुदाई की और इसमें से वो विजयनगर साम्राज्य की जो ध्वंसावशेष थे उनको निकाला। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, विजयनगर तो पूरे किंगडम का नाम था, साम्राज्य का नाम था, एम्पायर का नाम था। साथ साथ जो कैपिटल सिटी थी उसका नाम भी विजयनगर था, जिसको आज हम हम्पी के नाम से जानते हैं। तो चलो इसकी इतिहास हम थोड़ा सा देख लें। 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी और उस वंश का नाम था संगम वंश। कुछ साल तक संगम वंश चली, उसके बाद आया सलुवा वंश, उसके बाद आया तुलुवा वंश एंड फाइनली अराविदु वंश। और अराविदु वंश के बाद ये धीरे धीरे ये किंगडम ख़त्म हो गई। उस वक्त वह राजा को कहते थे राया, और राया अपने जो करीब के लोग थे उन सबको जागीर दे देते थे और उन जागीरदारों का नाम होता था अमारा नायक। तो ये वर्ड आया है समर नायक से, धीरे धीरे अपभ्रंश होते होते ये अमारा नायक बन गया है। पर इनका क्या काम था कि ये जो ज़मीन जायदाद इनको मिलती थी वहाँ से टैक्स लेना, टैक्स का कुछ हिस्सा अपने पास रखते थे, कुछ हिस्सा वो राजा को दे देते थे। नंबर 2, ये सबको एक घुड़सवार सैनिक का टुकड़ा मेंटेन करना होता था। जब राजा को ज़रूरत होती थी वो समर नायक को बुलाते थे कि आओ जी अपने घुड़सवार लेकर। ये सारे घुड़सवार आते थे तो राजा के पास एक बहुत बड़ी शक्तिशाली आर्मी बन जाती थी। विजयनगर साम्राज्य में जितने राजा थे उसमें तुलुवा वंश के श्री कृष्णदेवराया वो सबसे ही इम्पॉर्टेंट राजा थे, क्योंकि उन्होंने विजयनगर के उत्तर में जो बहमनी किंगडम, गोलकोंडा किंगडम, बिदार, बीजापुर, इन सब राजाओं को पराजित किया था और देश में वो उन्होंने शांति की स्थापना की थी। वो ईस्ट में उड़ीसा के गजपति राजाओं को उन्होंने परास्त किया था। पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि परास्त करने के बावजूद उन्होंने उनके साथ दोस्ती बना के रखी। उनको वो एडवाइस देते थे, उनसे वो एडवाइस लेते भी थे, सलाह लेते भी थे और उनकी कल्चर से अच्छी अच्छी चीज़ें वो अपनी कल्चर में लाने की कोशिश कर रहे थे। कृष्णदेवराया के बाद कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली नेता नहीं मिला। इनका जो राजा थे वो धीरे धीरे वीक होते गए और ये जो अराविदु डायनेस्टी आई 1565 में, जो डेक्कन के सल्तनत थे जैसे बिदार, बीजापुर, गोलकोंडा, ये सब एक साथ हो गए और उन्होंने विजयनगर पे हमला बोल दिया।
उस वक्त रामा राया नाम के प्रधानमंत्री थे और वो सेनापति भी थे। उन्होंने थालीकोटे नाम की जगह पर ये सल्तनत आर्मी का सामना किया और बहुत बुरी तरीके से हार गए। जो जीतने वाली जो आर्मी थी वो विजयनगर में आई और उन्होंने पूरे एरिया को ध्वंस कर दिया। जो अरविदु राजा वहाँ से चले गए, वो आंध्र प्रदेश की तरफ चले गए और पेनुकुंडा नाम की जगह पे राज करने लगे और धीरे धीरे उनकी वंश भी खत्म हो गई। तो ये तो रही इतिहास। अब हम देखेंगे कि इस वक्त जो फले फूले थे, जो समृद्धि हुई थी, ये कैसी थी और कैसी हुई थी। इसके लिए पहले हमें थोड़ी इसकी ज्योग्राफी देखनी पड़ेगी। इसकी भूगोल अगर आप देखो, इसके चारों तरफ बड़े बड़े ग्रेनाइट के पहाड़ हैं और इसके बीच में से तुंगभद्रा नदी चलती है। रामायण के टाइम पे इसे सुग्रीव की राजधानी मानी जाती थी, किष्किंधा नगरी यहीं पे मानी जाती थी और हनुमान का जन्मस्थल भी इसी जगह पे माना जाता है। ये बहुत सूखा सा जगह है, इसलिए पानी की अहमियत बहुत है। और ये जो तुंगभद्रा नदी से हिरिया नाम के एक नहर से वो पानी वो अपने किंगडम में विजयनगर में लाते थे। तो विजयनगर जो शहर थी उसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम जानेंगे ये हम्पी शहर किस तरीके का था, इसमें फोर्ट कैसे बने थे। ये फोर्ट था 97 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का और इस फोर्ट के कहा जाता है 7 दीवारें थी और हर दीवार में एक अच्छा सा प्रवेश द्वार था। जो पहले 3 दीवारें थी बाहर से, उसके अंदर कृषि का क्षेत्र था और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि उन दिनों जब दुश्मन आते थे वो आपके फोर्ट को घेर के बैठ जाते थे। आप ना बाहर जा सकते हो ना अंदर आ सकते हो, तो खाने पीने का सामान कहाँ से आएगा। और इस तरीके से वो फोर्ट के अंदर जो लोग थे वो पराजित हो जाते थे। पर अगर आपके कृषि का क्षेत्र फोर्ट के अंदर रहा तो ये सवाल तो है ही नहीं, इसीलिए इसको बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। मैंने आपसे कहा था ये सूखा क्षेत्र है। तुंगभद्रा नदी से हिराया डैम से देखो इस तरीके से पानी लाया जाता था। पानी लाकर वो कृषि में इरिगेशन होती थी। तो कृषि क्षेत्र के उसके बाद जो हिस्सा आया उसको हम कहते हैं शहरी हिस्सा। शहरी हिस्सा में आम लोग रहते थे, आम जनता रहती थी। इसमें कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग अमीर थे। अमीर कुछ जो भी एक्सकवेशन हुई है, खनन हुई है, उसमें कुछ कुछ जगह पे बड़े सुंदर सुंदर चीज़ें मिली है, कीमती सामान मिले हैं। तो लगता है यहाँ कोई धनी व्यापारी रहते होंगे या कोई बड़े पैमाने के कोई इंसान यहाँ पे रहते होंगे। ये जो शहरी क्षेत्र है यहाँ पे बहुत सारे बाज़ार भी थे। बाज़ारों में देखा गया है कि उनमें सब बड़े बड़े पत्थर के चादर से फर्श बने हुए थे और दोनों तरफ स्तंभ वाले गलियारे बने हुए थे, पिलर्ड कॉरिडोर्स थे और इसमें छोटे छोटे स्टॉल थे जिसमें लोग बैठकर अपना बिका केना करते थे। क्या चीज़ बेचते थे? वहाँ कृषि में पैदा होता था ज्वार, गेहूँ, सफ़ेद चना, तिल, फिर नारियल के पेड़ होते थे, पान, सुपारी, ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता था। तो ये सारी चीज़ें बाज़ार में बिकती थी। साथ साथ ये जो एरिया था विजयनगर का, इसमें न रत्न के बहुत सारे खनियाँ थी, माइंस थी जिसमें प्रेशस स्टोन्स मिलते थे। तो ये प्रेशस स्टोन्स का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मार्केट था। और तीसरी चीज़ जो यहाँ मिलती थी वो थी बहुत सुंदर कॉटन के वस्त्र, जो भारत के सूती के वस्त्र जो हर कलर में मिलती थी, ये भी इसकी भी बहुत डिमांड थी। और इसके लिए पश्चिम से, पूर्व से बहुत जगह से लोग व्यापारी आते थे, यहाँ से खरीद के वो ले जाते थे। पुर्तगाल से जो व्यापारी आए थे वो अपने साथ मूंगफली लाए थे और उन्हीं की वजह से उस एरिया में मूंगफली की कृषि स्टार्ट हो गई। तो ये रहा हमारे कृषि के बारे में। पर एक और चीज़ जो मैंने आपको बताया नहीं है, जिसका बहुत ही ज़्यादा अहमियत था, और वो है घोड़ों का मार्केट, हॉर्स मार्केट। अरेबिया से, मंगोलिया से, इतनी दूर दूर देशों से व्यापारी सुंदर से सुंदर, तेजी से तेजी घोड़ों को ले आते थे। आपको तो पता ही है, मैंने बताया था कि घुड़सवार आर्मी थी, इसलिए राजा के और समरनायक ये लोग सब चाहते थे कि बढ़िया से बढ़िया घोड़े हमारे पास रहे। तो इन घोड़ों का भी काफ़ी व्यापार होता था। इसके बारे में कैसे पता चला? कुछ शिलाओं पे, कुछ मंदिरों के दीवार पे ऐसे एनग्रेविंग्स हैं जिससे पता चला कि ये घोड़ों का कितना बड़ा व्यापार यहाँ पे होता था। तो ये तो रहा बाहरी एरिया।
जो बाहरी एरिया था, बाहरी एरिया में 2 बड़े बड़े मंदिर भी थे। कई मंदिर थे पर 2 बहुत ही बड़े बड़े मंदिर थे। एक है विरूपाक्ष मंदिर, ये है शिव जी का मंदिर। जो विजयनगर के राजा थे वो शिव जी के भक्त थे। इनफैक्ट वो इतने भक्त थे कि वो जो रॉयल दस्तावेज होते थे जब वो उस पर साइन करते थे वो कहते थे श्री विरूपाक्ष के नाम पर, फिर वो अपना सिग्नेचर उस पर डालते थे। विरूपाक्ष मंदिर एक बहुत बड़ी टेम्पल है। इसमें गर्भगृह है जहाँ विरूपाक्ष देव का मूर्ति है। साइड में छोटे छोटे और भी बहुत सारे मंदिर हैं और कई इसमें भव्य मंडप हैं जिसमें बहुत सुंदर सुंदर स्तंभ लगे हुए हैं। एक मंडप में कहा जाता है कि विग्रह जी को लाकर, भगवान जी को लाकर बिठाया जाता है और झूले में उन्हें झुलाया जाता है। एक मंडप है जहां उनको रखा जाता है और उनके सामने नृत्य गीत पेश किया जाता है। तो विरूपाक्ष मंदिर है शिव जी का मंदिर, यानी कि उस वक्त शैव धर्म का काफ़ी प्रचलन था। साथ ही साथ महाराष्ट्र से उस वक्त वैष्णव धर्म का भी प्रचलन था। तो मैंने आपको बताया था कृष्णदेवराया जो राजा थे वो हर जगह से अच्छी अच्छी इन्फ्लुएंसेस को लाने की कोशिश करते थे। तो उन्होंने साथ साथ विट्ठल मंदिर भी बनाया। देखो ये है विट्ठल मंदिर। इसकी जो आर्किटेक्चर है ये बहुत ही भव्य है, बहुत ही सुंदर है और इसके यहाँ भी बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर चारों तरफ हैं और जैसे एक झूलने वाला मंदिर भी है। और इसको देखो, ये कहते हैं स्टोन चैरियट, पूरे पत्थर का बना हुआ रथ। कितना सुंदर है ना। तो ये जो बाहरी एरिया है, शहरी एरिया है, इससे अंदर भी हम जाते हैं। जो एकदम अंदर वाला जो एरिया है उसको हम कहते हैं राजकीय क्षेत्र या शासकीय क्षेत्र। और उसमें राजा की जो महलें हैं, राजा की जो दरबारें हैं, ये सारी चीज़ें हैं। पहले इसको देखो, ये है हाथी रखने की जगह। कितने सारे हाथी होंगे राजा के, सोचो इसके बारे में। राजकीय केंद्र के जो अंदर कोई 70 महल और मंदिर वगैरह मिले हैं। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट महल है उसका नाम है लोटस महल। इसको आप देखो, इसके सोचा जा रहा है ऐसा कि शायद यहाँ पे राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठ के सोच विचार करते थे। ये है रानियों का स्नानागार, है ना सुंदर। और इसमें पानी लाया जाता था इस तरह के पाइप से। साथ ही साथ इस टैंक को देखो, कितना सुंदर टैंक है ना। इतनी अच्छी सीढ़ियाँ बनी हुई है और नीचे पानी, और ये पानी भी इसी तरह से जैसे पहले हिराया नहर से लाई जाती थी इसमें रखने के लिए। मैंने आपको बताया था मंदिरों के बारे में। राजा रानी जिस मंदिर में पूजा करते थे शासकीय केंद्र के अंदर, उसका नाम था हजारे रामा मंदिर। और इसके दीवारों पे रामायण की सारी कथाएं खुदी हुई हैं। ये पिक्चर देखो, यह है श्रवण कुमार की, और ये सारे पिक्चर देखो हनुमान जी के, राम सीता जी के, सारी शिल्प कला आपको दिखाई दे रही है। हजारे रामा मंदिर के बाहर घोड़े का एक बहुत बड़ा मार्केट हुआ करता था। इसके बारे में तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ये सारे स्कल्पचरल ब्यूटीज़ के अलावा और भी कई चीज़ें वहाँ मिली हैं। इनको देखो, जब विजयनगर आर्मी हार गई और जो सल्तनत आर्मी आई, मैंने आपसे कहा था ना, उन्होंने सब ध्वस्त कर दिया था। ये स्टैचू इस तरीके से मिला था आर्कियोलॉजिकल सर्वे को, और इन्होंने इसको रिस्टोर करने के बाद ये देखो नरसिम्हा जी का स्टैचू, और इनको देखो ये है गणेश जी का स्टैचू। ये सारे उसी वक्त के बने हुए स्टैचूज़ हैं। एक और मिला है जिसको हम कहते हैं राजा कृष्णदेव राय के पैलेसेस के रूइंस, और उसके साथ महानवमी डिब्बा। ये बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। ये एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म था और माना जाता है कि दशहरा के पहले दिन, महानवमी के दिन, कृष्णदेव राय यहाँ खड़े होते थे और उनके सामने आर्मी का परेड होता था, इसलिए इसको बहुत बड़ा माना गया है। तो इस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखना, उसके बाद आप चैप्टर को ज़रूर पढ़ना और फिर वीडियो को देखना। सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 5 मिनट में आपका पूरा चैप्टर क्लियर। फिर अपने शब्दों में आंसर लिखना, बढ़िया से बढ़िया नंबर आपको मिलेंगे पक्का। आप हमारे सब्सक्राइबर तो बन गए हो, अगर नहीं बने हो तो सब्सक्राइब, बेल, ऑल तीनों को दबाना, तब ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन पर एक नया वीडियो एवरी सैटरडे पहुंच जाया करेगा। देखते रहो। क से कोशिश।